नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि संसद में आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और जिसे राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाएगा। आपको बताते चले कि मोदी 3.0 का जो विजन है वो आज पेश किया जाएगा और जिस पर आपने बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। वह राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार आज आम आदमी पार्टी की ओर से किया जाएगा। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों में अपना अभिभाषण जो है वो पेश करेंगी और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सत्र को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए अगले 5 सालों के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा जो है उसको भी उस पर वार्ता की जाएगी। और साथ ही आपको बताते चले कि 18वीं लोकसभा का यह पहला सत्र जो है वो जारी है और सभी नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उन सभी ने शपथ भी जो है वो ले ली है। तो आपको बता दें कि आज जो है इस तरीके से सत्र की शुरुआत हो चुकी है और उसी में आज द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण है। वहीं आपको बताते चले कि मोदी 3.0 का जो है आज आगाज किया गया है और जिसको लेकर आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी की ओर से आज बहिष्कार करने का भी ऐलान किया गया है। राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया जाएगा जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं के सामने वो रख सकती हैं। आपको बताते चले कि 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में मुर्मू का यह पहला संबोधन होगा और नई लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ था और राज्यसभा का 264वां सत्र जो है 27 जून से यानी आज से शुरू होगा। वहीं आपको बताते चले कि अपने भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्षेत्र की रूपरेखा बताएंगे और साथ ही साथ कैसे केंद्र की नई सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने पर जोर देगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और जिसमें 2 घंटे से भी ज्यादा का समय तक चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा में पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। बैठक में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई और साथ ही साथ रणनीतियों पर भी विचार किया गया। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनावों में हरियाणा में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। 2019 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले 2024 में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में प्रदर्शन काफी खराब रहा था। 2019 में जहां भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं 2024 में उसे 5 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। आपको बताते चले कि बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 58.02% से गिरकर 46.11 पर आ गया। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि 2019 के चुनावों में 28.42% वोट पाने वाले कांग्रेस ने 43.67% वोट अपने खाते में दर्ज किए। लोकसभा चुनावों के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस जोश में है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी किलेबंदी को मजबूत और भी आगे जो भी कमियां रह गई हैं उनको सुधार करने की कोशिश कर रही है।
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि सीबीआई ने 5 दिनों की हिरासत की मांग की थी। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 29 जून को तय की गई। आपको बताते चले कि बुधवार की सुबह अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और इसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, और जहां सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जिस कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी उसका अरविंद केजरीवाल हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई है। सीबीआई ने यह भी कहा था कि वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का आमना सामना कराकर पूछताछ करना चाहते हैं और जिसे देखते हुए उनकी हिरासत जरूरी है। इसके अलावा सीबीआई ने दावा किया है कि जांच जारी है, जुलाई तक पूरी हो जाएगी। वहीं सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर सारा दोष मढ़ा है, लेकिन केजरीवाल ने अदालत में कहा कि उन्होंने सिसोदिया को निर्दोष बताया है। उन्होंने सिसोदिया पर इस मामले में किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में अरेस्ट कर लिया है और इसे लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाह करार दिया है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूरा सिस्टम इसी कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आए। ट्वीट कर ये बात उनके द्वारा कही गई और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बुधवार को कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है और भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की 5 दिन की हिरासत मांगी गई थी। सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनके पति को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 20 जून को जमानत मिल गई थी और परावर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तुरंत स्टे लिया। उन्होंने कहा कि अगले ही दिन सीबीआई ने आरोप बना दिया और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। यह तानाशाही है, यह आपातकाल है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कथित शराब नीति मामले में सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। आपको बताते चले कि कोर्ट से अनुमति के बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और इस मामले में अब सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि जिसमें उसने लिखा गया कि सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाया और साथ ही साथ भाजपा पर भी हमला बोला गया। आपको बताते चले आम आदमी पार्टी की ओर से लिखा गया कि सीबीआई और ईडी बीजेपी के राजनीतिक भोंपू बनकर रह गए हैं और दिल्ली शराब घोटाला पूरी तरह से फर्जी है। ईडी और सीबीआई कोई भी तर्क अपने कागजों में लिख देते हैं। ऐसा लगता है कि यह सब बीजेपी के ऑफिस से लिखकर आया हो। आज भी ऐसा ही लग रहा था कि सीबीआई जो भी कह रही है वह बीजेपी के प्रवक्ताओं की लाइनें हैं। कोर्ट ने भी मान लिया है कि सीबीआई ने गलत बोला। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल से डरते हैं और उनसे नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मिले। तो जज साहब ने यह माना कि सीबीआई ने पूरे गलत तरीके से यह अपना दावा किया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और फाइनली जो शुरुआत से आम आदमी पार्टी कहते आ रही है कि भाजपा के राज के अंदर ईडी और सीबीआई का प्रयोग केवल और केवल मीडिया मैनेज करने के लिए, मीडिया को सेंसेशनलाइज करने के लिए किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की, मनीष सिसोदिया की, सारे हमारे नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, वो आज सच साबित हुआ। जैसे सीबीआई ने ये स्टेटमेंट दिया, तुरंत सारी मीडिया ये लाइन चलाने लगी। लेकिन फिर जब जज साहब ने कहा, तो मैं मीडिया के दोस्तों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने ये सच्चाई भी देश के सामने रखी कि जज साहब ने साफ साफ कहा कि सीबीआई झूठ बोल रहा है, अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। एक चीज तो इन सब चीजों से साफ हो गई है कि
ये कोई मुद्दा न्याय का नहीं है, पूरा का पूरा राजनीतिक रंग ले चुका है। आज देश के सामने ये पता चल गया है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के पीछे सारी एजेंसियां, सारी एनर्जी, ईडी, सीबीआई का जो मकसद था कि टेररिस्ट को पकड़े, ड्रग्स स्मगलर्स को पकड़े, आज कभी इन एजेंसियों का डिस्कशन जब होता है तो ये नहीं बात आती है कि इन्होंने किन किन बड़े लोगों को पकड़ा। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। जब ट्रायल कोर्ट में बेल मिल जाती है, ये लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है, इनको स्टे मिल जाता है। और जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उससे पहले सीबीआई, जो 1 साल से, आप ये समझिए, अप्रैल 2023 में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी से इंटेरोगेशन करी थी, 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। अप्रैल के बाद जून 2024 के बीच में सीबीआई तो माने भूल गया कि अरविंद केजरीवाल का एग्जिस्ट भी करते हैं, उनका रोल क्या है। लेकिन जब पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी के मैटर में इनको बेल दे दी है, तो सीबीआई अपनी नींद से जाग जाता है। उसे याद आ जाता है कि अरे, अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे कैसे बाहर निकलने दे सकते हैं, तो तुरंत एक्शन में आ जाता है, उनको अक्यूज बना देता है, इनको अरेस्ट कर दिया जाता है। यह दिखाता है कि कितनी, ये भाजपा की बौखलाहट दिखाता है। यह दिखाता है कि ये लोग अरविंद केजरीवाल जी से कितनी नफरत करते हैं और कितना डरते हैं। वो चाहते नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को कोई भी न्याय मिले, इसलिए आप फंसाते जाओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक केस डालते जाओ। लेकिन जो हम शुरुआत से बोलते आए हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमें देश के संविधान में विश्वास है, भले हमें इस चीज के लिए कष्ट सहना पड़े, हमारे नेताओं को कुछ महीने और जेल में रहना पड़े, न्याय जरूर होगा और न्याय होते हुए दिखेगा भी। ट्रायल कोर्ट के जो जजमेंट आया था, उसमें कई सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट थे जो पूरी तरह से बेनकाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला को बधाई दी और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र आज भी तानाशाही वाला है, भले ही उनके चेहरे बदल गए हों। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आगे यह भी कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। नवनिर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके प्रयास के लिए बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में, नवगठित संसद और नव निर्वाचित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके इस प्रयास के लिए माननीय श्री बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्हें अंतःकरण से धन्यवाद देते हुए सभी नवनिर्वाचित माननीय संसद सदस्यों को अपनी हृदय से बधाई भी देता हूं और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 मध्य रात्रि में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था, जिस संविधान की शपथ लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी। यह न केवल संविधान का गला घोंटने का उनकी प्रयास, कुत्सित प्रयास थे, बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था। 50 वर्ष
बीतने के उपरांत कांग्रेस के इस काले कारनामों को जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। बीजेपी सांसद और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल के दौरान जो भी बाधाएं थी उन सभी दिक्कतों का उजागर किया है और आज से 50 वर्ष पहले जब भारत के प्रत्येक नागरिक को मालूम पड़ा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया है, तो उन्होंने बताया कि कैसे मीसा कानून में परिवर्तन कर कर नेचुरल जस्टिस को बाधित किया गया था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 18वीं लोकसभा चल रही होती है और माननीय ओम बिरला जी दोबारा चुन करके निर्वाचित होकर स्पीकर बनते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित होकर स्पीकर का निर्वाचन होना, जनरली हम इन विषयों में हमेशा कंसेंसस देखते हैं, मगर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर ओम बिरला जी दोबारा स्पीकर बनते हैं, वाचस्पति बनते हैं। वाचस्पति के कुर्सी पर बैठने के पश्चात उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप अपने मंत्रिमंडल से तारुफ इंट्रोडक्शन कराइए। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रिमंडल से इंट्रोडक्शन कराते हैं, अपने कैबिनेट से इंट्रोडक्शन कराते हैं और उसके पश्चात हमारे स्पीकर वाचस्पति उन्होंने इमरजेंसी के विषय में कहा। इसमें कोइंसिडेंसेस क्या क्या है देखिए। 26 तारीख का कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है कैबिनेट का। जब 50 वर्ष पहले 26 तारीख को प्रातःकाल भारतवर्ष को पता चला था कि इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगाया है, उस समय आपको जान के आश्चर्य होगा, केवल भारतवर्ष को ही आश्चर्य नहीं हुआ था, इंदिरा जी के कैबिनेट को भी आश्चर्य हुआ था, क्योंकि इंदिरा जी के कैबिनेट को भी मालूम नहीं था कि आपातकाल लगा दिया गया है। 25 और 26 के मध्य रात्रि के आसपास चिट्ठी भेज करके इंदिरा गांधी जी ने बिना अपने कैबिनेट के सहमति के उन्होंने राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाए थे। अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई और पोस्ट फैक्टो उस रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया, जिसके विषय में आज ओम बिरला जी ने बताया कि पोस्ट फैक्टो पाप करने के बाद उस पर मोहर लगवाने का काम इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट से कराया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद सत्र के दूसरे दिन मंगलवार यानी 25 जून को भी सांसदों को शपथ दिलाई गई। सांसदों के शपथ के दौरान सांसदों ने अलग अलग नारे लगाए। राहुल गांधी ने शपथ के बाद जय हिंद जय संविधान का नारा लगाया और वहीं हैदराबाद से AIMIM के सांसद ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। वहीं बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने हिंदू राष्ट्र का जय का नारा लगाया और जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा कि शपथ के समय असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे शपथ ली है वो देश का अपमान है। फिलिस्तीन जिंदाबाद, जय फिलिस्तीन कहना ये कानून में अपराध है, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जो ओथ के दिन ओवैसी ने जो ओथ लिया है, देश को अपमान किया है। फिलिस्तीन जिंदाबाद, जय फिलिस्तीन कहना ये कानूनन अपराध है और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश को सीरिया बना देना चाहते हैं। यो देश में उनके अंदर गजवाए हिंद की जो बात चल रही है, इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि ओवैसी पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई। मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। उनका पिछला कार्यकाल भी बहुत अच्छा और सदन में कार्रवाई में सुचारू रूप से चली थी और मुझे विश्वास है कि उनकी अध्यक्षता में लोकसभा अच्छे से चलेगा।
श्री ओम बिरला जी आज लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनका पिछला 5 साल का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, बहुत स्मूथ चला और दोबारा उनको ये अवसर मिला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।